सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल हो चुकी है, मगर बहस अब भी जारी है कि क्या ये तरमीम वाकई इस्लाहाती तकाज़ों के मुताबिक लाई गई हैं या फिर इसका असल मकसद अदलिया को हुकूमत के ताबे लाना था। इस तरमीम के बाद 3 जजेस इस्तीफ़ा दे चुके हैं और इत्तलात हैं कि मजीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। रोज़नामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 4 हाई कोर्ट जजेस ने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में मालूमात हासिल की हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन जजेस को दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी दौरान अपोजिशन इत्तेहाद ने भी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एक वॉकआउट का एहतमाम किया, जबकि हुकूमत 27वीं तरमीम को पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन करार देते हुए आगे बढ़ने का इंदिया दे रही है। और अब हुकूमती हलकों में 28वीं तरमीम की बाज़ गश्त भी सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जल्द एक नई तरमीम लाई जाएगी जिसमें लोकल बॉडीज़, NFC और सेहत के मामलात शामिल होंगे। मगर सवाल यह है कि क्या इन हसास मामलात पर हुकूमती इत्तेहाद में वाकई इत्तफाक राय मौजूद है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब अपना वक्त देने के लिए। मुझे ये बताएं कि क्या 28वीं तरमीम आ रही है, क्योंकि अब इसकी बहुत बाज़गश्त हो रही है। देखिए, जब भी तरमीम के हवाले से बातचीत होती है तो एक उसकी नीड अराइज करती है कि फ़लाँ तरमीम फ़लाँ वक्त में ज़रूरी है और उसके ऊपर ऑब्वियसली पॉलिटिकल बातचीत होती है। भी फ़िलहाल इस पर कोई बातचीत या मुशावरत नहीं है, मगर लेट्स सी विद टाइम आगे जाके क्या होता है। इस वक्त तक तो अभी 27वीं के हवाले से इट हैज़ अब्जॉर्ब्ड, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चल पड़ी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और देखिए, जो एक अपोजिशन की तरफ से शोर गुल था, कोई ना एहतजाज हुआ, ना इसके खिलाफ कोई वकला के अंदर कोई चीज़ नज़र आई। अल्हम्दुलिल्लाह बार काउंसिल ऑन बोर्ड थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑन बोर्ड थी, वकला की जो क़यादत है, मुंतखब क़यादत है, उसने इसको जो है वेलकम किया है। वकला हमें TV पे नज़र आए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल्स के जो रहनुमा हैं वो, और न्यूट्रल लॉयर्स हमें नज़र आए इसको डिफेंड करते हुए। तो 27th का भी फ़िलहाल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई 28वीं का मेरे इल्म में नहीं है, ना ही कोई इस पर फ़िलहाल को मुशावरत हुई है। कोई डिस्कशन शुरू होगी तो ज़रूर उसको डिस्कस भी करेंगे और आवाम के सामने भी लेके आएंगे। अच्छा, ये लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बड़े अहम आपके पार्टी के सीनियर लीडर हैं, रहनुमा हैं और हुकूमत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स पे रहे हैं, अभी भी हैं। वो कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज़, NFC और जो हेल्थ के शोबे हैं उस पर अभी डिबेट हो रही है। इन टॉपिक्स को 28वीं तरमीम में हम शामिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या पीपल्स पार्टी तैयार है, और या ये जो बात कर रहे हैं राना साहब, ऐसी डिस्कशन हो रही है पार्टी में? देखिए, एक ऑनगोइंग डिस्कशन है। उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका बड़ा जिक्र किया अब असेंबली में तकरीर पे कि जी MQM के हवाले से जो तजावीज़ आई थी हमने उनको सपोर्ट किया, जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से थी कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना, उनकी डायरेक्ट फंडिंग करना, उनके जो टेन्योर है उसको सिक्योर करना। तो ये तो बड़ी देर से बहस चल रही है NFC को लेके, हेल्थ को लेके, सॉरी एजुकेशन और पॉपुलेशन को लेके। तो एक बहस ज़रूर है, अपनी जगह मौजूद है और एक ऑनगोइंग डिस्कशन है, मगर अभी तरमीम की शक्ल में फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये जो लड़ाई चल रही है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लोकल बॉडीज़ के इशू पर, और सिंध की ज़ाहिर दूसरे प्रोविंसेस बनाने पर जो MQM की एक पोजीशन है और फिर पीपल्स पार्टी उस पर बहुत नाराज़ हो जाती है। सो आपके अलाइज हैं, तो आपकी क्या पोजीशन है, आपकी पार्टी क्या पोजीशन है? दोनों में से कौन ठीक या कौन गलत कह रहा है? देखिए, हर चीज़ में गलत सही तो नहीं होता, मगर ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना ये हर पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है। PMLN के, पीपल्स पार्टी के, तहरीक इंसाफ के, MQM के, JUI के, हर पार्टी ये कहती है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और इलेक्शन में भी ये वादे किए जाते हैं। तो हमारा MQM के साथ इस पे एक वादा था कि हम हर हाल में ये कोशिश करेंगे
कि लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग को जो है वो डायरेक्ट सिक्योर किया जाए और वो सूबों के मरहूने मिन्नत ना हो, उनको डायरेक्ट फंड जाएं। और जब जॉइंट कमेटी भी इस पे बैठी तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया। और हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी में भी एहसन इकबाल साहब बड़े स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं इस चीज़ के, वो ये समझते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इनके टेन्योर को सिक्योर किया जाए और इनके टेन्योर के हवाले से ये गारंटी दी जाए कि ये टेन्योर इनका बाकायदा तौर पे प्रोटेक्टेड हो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्शन हो इनके टेन्योर को। ये जो भी नए प्रोविंसेस पर बात हो रही है, क्या आपकी गवर्नमेंट के लेवल पर इस पर कोई बहस है, कोई डिस्कशन है? और जिस तरह आप कह रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब बड़े स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं, बिकॉज ये भी बज़ाहिर लग रहा है फिर इसका मतलब कि इस लड़ाई का या इस इख्तिलाफ का नतीजा ये कह लें वहाँ जाके निकलेगा कि आप एक को लोकल बॉडीज़ दे देंगे और एक की प्रोविंस वाली बात जो है वो पूरी हो जाएगी। नहीं, बहुत कबल अज़ वक्त होगा ये बात करना, क्योंकि देखिए ऑनगोइंग डिस्कशन तो चलती रहती है। आपने देखा कि जो 18वीं तरमीम से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हुई, हमें वक्त लगा वहाँ तक आते आते। तो बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर बहस चल रही होती है, कंसल्टेशन चल रही होती है, डिस्कशन चल रही होती है। कुछ जो हैं वो जल्द पाया तकमील तक पहुँचते हैं, कुछ को वक्त लगता है पाया तकमील तक पहुँचने में। तो ये एक ऑनगोइंग चीज़ है, तो ये चलती रहती है। लेट्स सी, बहुत कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो प्रिवेल करे या जो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने वाली बात है वो प्रिवेल करे। तो ये एक ऑनगोइंग चीज़ है, एक इर्तिका का अमल है जिसके तहत ये चीज़ें होती हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है ये वक्त ही बताएगा। अच्छा, चले फिर 27 अमेंडमेंट पे चले जाते हैं। अगर 28 जो है वो अभी बहुत दूर है, अगर कितनी 1-1.5-2 महीने दूर होगी और कितना दूर होगी? देखिए, टाइम फ्रेम के बारे में तो बहुत कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना। जैसे मैंने कहा कि एक डिस्कशन हर मौजू के ऊपर रहती है और देखते हैं कि क्या इसकी शक्ल निकलती है, कब निकलती है। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि अभी फिलहाल 28वीं तरमीम लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना तारड़ साहब कि अगर निकलेगी तो उसमें टॉपिक्स यही होंगे। देखिए, जो डिस्कशन हुई और पार्लियामान के अंदर तकारीर हुई MQM की तरफ से, दीगर जमातों की तरफ से, वज़ीर आज़म ने भी अपनी तकरीर के अंदर एक अंदिया दिया। वो तो देखे ना, जैसे मैंने कहा कि एक ऑनगोइंग डिस्कशन है, वो पाया तकमील तक कब तक पहुंचेगी ये मैं नहीं कह सकता, मगर एक ऑनगोइंग डिस्कशन ज़रूर है कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम हुक्मरानी को बेहतर कैसे किया जाए, गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए, हमारे लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, वफाक का जो ताल्लुक है सूबों के साथ उसको मजीद मजबूत कैसे किया जाए। तो इसमें सब कवर ही होते हैं ना। तो चलिए मैं 27 अमेंडमेंट पे आ जाता हूँ। 27 अमेंडमेंट पे आ जाता हूँ। अब 28 इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस। तो ये 27 अमेंडमेंट के बाद 3 जजेस ने तारड़ साहब इस्तीफ़े दिए हैं। 4 मजीद के हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कोई इस तरह की बातचीत सामने आ रही है। गवर्नमेंट इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही है आपकी? इररिलेवेंट एंड टोटली कोई इस पर कोई अब डिबेट नहीं रही मुल्क के अंदर। और एक सियासी किरदार नज़र आया है। लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब के करीबी अजीज़ हैं, उनके ब्रदर इन लॉ हैं, और पॉलिटिकल एफिलिएशन जो हैं वो क्लैरिटी के साथ मौजूद हैं। और जो ख़त भी लिखे गए, काश वो लिखे जाते रूल ऑफ लॉ के ऊपर। उसमें सिर्फ एक इतराज़ है कि ये हमारा इख्तियार पार्लियामान ने क्यों लिया। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है, आइन के तहत उसको बालादस्ती हासिल है, आइन के तहत उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन में तरमीम करे। जो आइन को नहीं मानता, जो आइन की तरमीम को ना माने, जो पार्लियामान की बालादस्ती को ना माने, और जो सिर्फ ये कहे कि मैं ना मानूं, तो फिर उस पर क्या बहस करनी। लोगों को कोई सरोकार नहीं है। मैं पब्लिक से इंटरेक्ट करके आया हूँ, अपने हल्के में मौजूद था, तो कोई लोगों को कोई सरोकार नहीं है। लाइफ इज गोइंग ऑन एज नॉर्मल। अभी आपने देखा 2-2.5 लाख का कॉन्सर्ट हुआ इधर इस्लामाबाद के अंदर। बहुत भरपूर अवाम की, यंगस्टर्स की, फैमिलीज की तादाद वहाँ पे आई है। किसी को कोई सरोकार नहीं है। मेरे घर के बाहर सड़कें ब्लॉक थी, मैंने तो बहुत बखूबी देखा, काफ़ी रश था। उस पे भी देखें, उस पे भी मैं अर्ज करूंगा, पूरी दुनिया में ये होता है। हम बाहर जाते, मैं अक्सर होता है, रूट लग जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है, मगर मुझे बतौर जिम्मेदार शहरी इदराक है इस चीज़ का
कि बेटर सेफ देन सॉरी, सिक्योरिटी को इंश्योर करना जब हालात बहुत बेहतर होंगे तो ये नहीं हुआ करेगा। नहीं, लेकिन ये लेट मी ओपनली एडमिट दिस कि एक अच्छी एक्टिविटी थी, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी थी और बहुत फैमिलीज ने वहाँ पर एंजॉय भी किया। लेकिन मैं तो वैसे ट्रैफिक ब्लॉकेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिविटी तो यकीनी तौर पर वो चीजें साथ साथ हैं, उसको थोड़ी देर बर्दाश्त करना होगा। श्रीलंका की मिसाल दूं, श्रीलंका में जो लिबरेशन ऑफ द तमिल टाइगर्स ऑफ ईलम था, LTTE, रोज धमाके होते थे, उनके यहाँ बहुत सख्त सिक्योरिटी थी। अब वहां पे वो ओवरकम कर लिया दहशतगर्दी को, वहां पे बिल्कुल क्लियर है चीजें। तो देखिए ये बिल्कुल साथ साथ है, हिफाजती तदाबीरें लेना ये हमारे जिम्मे है और उसमें वक्ती तौर पे दिक्कत होती है। मैं जैसे मैंने कहा, मैं भी कई दफा फंस जाता हूँ रूट के अंदर, तो जब क्लियर हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, मगर ये इंशाल्लाह ताला टाइम आएगा कि इन चीजों के बगैर भी इवेंट्स हुआ करेंगे। अच्छा, अब ये जो जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से तारड़ साहब बात हो रही है कि कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इस हवाले से तरीक़ाकार क्या होगा, तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? ट्रांसफ़र का इख्तियार तो जुडिशल कमीशन के पास ज़रूर है, लेकिन इसको इनिशिएट कौन करेगा? देखिए, जुडिशल कमीशन जो है वो एक एम्पावर्ड इदारा है, जजेस की अपॉइंटमेंट वो करता है, और जब अपॉइंटमेंट वो करता है तो ट्रांसफ़र का इख्तियार भी उसके पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी से पैनल उसके पास आए या प्रपोजल उसके पास आए, उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, जो होगा रेस्ट एश्योर्ड कानून के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा, मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा, उसमें पसंद नापसंद नहीं होगी। और देखिए, एग्जिस्टिंग जजेस में से ही होना है ना। एक जज जब बनता है एक मेरिट के क्राइटेरिया के मुताबिक बनता है, और उसकी ट्रांसफ़र का इख्तियार उस इदारे के पास जाना कि जिसके पास उसकी तैनाती का इख्तियार है, तो ये मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा। अभी लेट्स सी हाउ इट इवॉल्व्स, मगर रेस्ट एश्योर्ड मेरिट बेस्ड और कानून और आइन के ताबे होगा, कोई इसमें पसंद नापसंद की गुंजाइश नहीं होगी। ये गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर सकती है? अभी मैं समझता हूँ कि इस पे डिबेट है, लेट्स सी। ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब ट्रांसफ़र हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस की, तो उसके अंदर गवर्नमेंट के पास भी गया, कंसर्न्ड जो चीफ जस्टिस थे उनकी तरफ से भी कंसेंट हुई, और अगले कोर्ट के हवाले से भी हुआ। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, मगर जो भी होगा आइन कानून के मुताबिक होगा। अभी इस पे वो जारी है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट भी कर सकती है? अभी मैं कंफर्म इसको नहीं कर सकता, मगर इस पे अभी एक बहस है, लेट्स सी कि क्या फाइनल होता है इसको। ओके, सो मुझे बताएं, आपकी गवर्नमेंट को कोई थ्रेट है, कोई लॉयर मूवमेंट चलने का इम्कान देखते हैं आप? कोई ऐसा चैलेंज है आपके सामने? देखिए, जो हमारे सियासी मुखालिफ थे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हारे और 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट पड़ा, वो पंजाब बार काउंसिल हारे, वो सिंध बार काउंसिल हारे, वो बलूचिस्तान बार काउंसिल हारे, वो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल हारे। तमाम बार काउंसिल्स में तहरीक इंसाफ के हामिद खान ग्रुप को शिकस्त हुई और इंडिपेंडेंट ग्रुप जीता। और ये देखिए, लॉ मिनिस्टर ने बड़ा टाइम दिया है वकला को, बड़े एक्सेसिबल रहे हैं, उनके मसाइल हल किए हैं, राब्ते में रहे हैं। तो वकला में तो बिल्कुल जो रावी है वो चैन ही चैन लिख रहा है, और ना अभी स्ट्रेंथ है किसी मुखालिफ धड़े के अंदर कि वो वकला को गैल्वनाइज करे किसी इशू के ऊपर, ना उनके पास कोई एजेंडा है। और अगर होता तो इन इलेक्शंस के अंदर उनकी लैंडस्लाइड मेजॉरिटी होती, वो वाज़े अक्सरियत से इन इलेक्शंस में कामयाब होते। अभी फ़िलहाल उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, और वकला की मेजॉरिटी वो टीवी पे आकर भी 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत में बात करती रही है। तो मुझे तो अभी इनमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया पोटेंशियल कि वकला इस पर बाहर निकलें। बिल्कुल अमन सुकून है, और इस पे मुझे 1% भी अल्हम्दुलिल्लाह इम्कान नहीं है कि कोई वकला तहरीक इस हवाले से उठे, क्योंकि अगर होता तो इन इलेक्शंस में वो कारकर्दगी दिखाते, क्योंकि नाकाम हो चुके, इसलिए बिल्कुल कोई इसकी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। ओके, यू डोंट सी एनी सीरियस चैलेंज फ्रॉम लॉयर्स, बट ऑन द अदर हैंड ये जो आपके केपी गवर्नमेंट का चैलेंज बना हुआ है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ये जो उनकी एक पब्लिक को मोबिलाइज करने की कैंपेन चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट को उससे कोई थ्रेट महसूस हो रही है कि वो एक सूबे में माहौल बना रहे हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ? हमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए थ्रेट महसूस हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जिनका हक है
कि सेहत की उनको सहूलियात मिलें, तालीम की सहूलियात मिलें, लैपटॉप मिलें, अच्छी सड़कें मिलें, प्राइस कंट्रोल मिले और उनको तमाम तर सहूलियात जो बाकी सूबों के इमाम को मैसर है वो उनको मिलें। अनफॉर्चुनेटली ये जो बुज़दार प्लस प्लस मॉडल लाया गया है, इनको कोई सरोकार नहीं, अभी तक कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं दी है, अभी तक कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं दी, अभी तक कोई विद रिगार्ड टू लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी, इनोवेशन कोई पॉलिसी नहीं है। तो तस्वीरें साफ करना, चप्पल के नाप देना, विक्ट्री के निशान बनाना, नारे लगाना, जेल के बाहर कतार में खड़े हो जाना, एक वक्त आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। दी ओनली थ्रेट जो हमें महसूस हो रहा है वो वहां के लोगों के लिए है कि ये लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल कल्ट, पॉलिटिकल फॉलोइंग, उसकी अंधी तकलीद है और उसके अलावा अवाम के रिलीफ के लिए ना पॉलिसी है, ना सोच है, ना विजन है। ओके तारड़ साहब, सूबे के रिसोर्सेज के हवाले से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वफाक के ज़िम्मे जो बकायाजात हैं वो हमें दें। इस पर वो केस एक बिल्ड कर रहे हैं। क्या इस पर कोई इंगेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो रही है? बिल्कुल कोई इंगेजमेंट नहीं इस मामले। देखिए, इनको तो वज़ीर आज़म साहब ने कई बार कहा कि आप आएँ, मीटिंग्स अटेंड करें, आप आएँ, बातचीत करें, आप आएँ, बैठें। ये आते नहीं हैं और सियासी नारे लगाते हैं टेलीविज़न पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सोशल मीडिया के ज़रिए। वज़ीर आज़म ने चित्राल में भी जो पिछला दौरा खैबर पख्तूनख्वा का किया, उस दौरान भी उनकी यही ख्वाहिश थी और इन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया कि मैंने फ़ोन किया है सीएम केपी को और कहा है आके बैठें। अब वो नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं? जो इनकी एक्सपेक्टेशन है, देखिए एनएफसी का शेयर जा रहा है, उसके अलावा जो टेररिज्म के हवाले से उनको काउंटर करने के हवाले से जो इनको पैसे गए हैं, ना सेफ सिटी मुकम्मल किया, ना सीटी फोर्स बनाई, ना इक्विपमेंट लिया, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो इनको दी उन्होंने वापस कर दी। तो ये किस किस्म की पॉलिसी है? ये हम समझने से कासिर हैं कि पैसे इन्होंने खाने हैं, इन्होंने लूट खसूट करनी है। उस पैसे का करना क्या है कि जो ऑलरेडी कई सौ अरब रुपया काउंटर टेररिज्म के लिए गया है वो जरा बता दे आगे कोई कि जी वो कहाँ लगा है, और अभी जो गाड़ियां दी वो वापस कर दी, तो पैसे किस मुंह से मांग रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि टोटल इनकी फ्लॉड पॉलिसी है और इनके बयानात में कोई दमखम नहीं है, कोई पीछे बैकिंग नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो ये जाहिलियत का राज है और खैबर पख्तूनख्वा में वही चल रहा है हुकूमत की तरफ से। अवाम जो है वो अब तंग आ चुके हैं, बड़े गयूर अवाम है, बहादुर लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मगर हुकूमत जो है वो जाहिल भी है, नाहिल भी है। ओके तारड़ साहब, ज़रा आज़ाद कश्मीर पर बताइएगा। पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट तो बन गई है और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पुरानी काबीना पर ही मुश्तमिल हुकूमत पर जो एक रिजर्वेशन अपनी शो की है, तो फेडरल गवर्नमेंट वहाँ क्या अर्ली इलेक्शन की कोई बात कर रही है या करेगी? और ख्वाजा आसिफ साहब जो शिकायत कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, अनवार साहब के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, हमारा उनसे एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, मगर नए पीएम जो हैं वो एक बड़ी अथॉरिटी लेके आए हैं और बड़ी एक एनर्जी लेके आए हैं, और वो बतौर वज़ीर आज़म मैं समझता हूँ कि एक यंग एनर्जेटिक चॉइस है। उनका बड़ा डायनामिक विजन है। वो आज़ाद कश्मीर की आवाम को भी इंगेज करेंगे, वो वहाँ के यंगस्टर्स को भी इंगेज करेंगे, वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और फैसल राठौर साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, वो अपने आप को प्रूव करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वेलकम चेंज है, एक फ्रेश चेंज है। और अब काबीना में ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून नहीं बैठ रही, पहले हमारे कुछ मेंबर काबीना में शरीक थे, तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। इलेक्शंस जो भी होंगे कंसेंसस से होंगे, तमाम पार्टीज के एग्रीमेंट के तहत होंगे और एक पूरे रोड मैप के तहत होंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि फैसल साहब की जो एक पीएम के तौर पे वो आए हैं और पीपल्स पार्टी ने उनको सिलेक्ट किया और वो इलेक्ट हुए थ्रू दी असेंबली, वो एक बड़ा वेलकम चेंज है और वो बड़े एक जहांदीदा और बहुत एक एनर्जेटिक पीएम होंगे और वो मसाइल हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो सेम कैबिनेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ पीएमएलएन नहीं बैठ रही उसमें, और उनकी पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों के हवाले से लोग वहाँ मौजूद हैं। देखिए, कप्तान के चेंज होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। कप्तान नया आया है, वो अब देखते हैं किस तरीके से काम लेता है। जिस तरह मैंने कहा कि वो एक फ्रेशनेस लेके आए हैं, एक एनर्जी लेके आए हैं, एक डायनामिज्म लेके आए हैं, तो हमें तो उम्मीद है कि बेहतरी होगी चीज़ों की। अच्छा तारड़ साहब, ये दो जर्नलिस्ट शाज़ेब खानज़ादा और बेनज़ीर शाह के ख़िलाफ़ एक आपको पता है कंटिन्यूस कैंपेन चलाई जा रही है
शाहजेब खानज़ादा के साथ एक मिसबिहेव भी किया गया आउट ऑफ कंट्री, वो एक माहौल है। गवर्नमेंट की इस पर क्या पोजीशन है जो इस वक्त कंप्लीट? बड़ी क्लैरिटी है। बेनज़ीर शाह के हवाले से मैंने उनको ऑफर किया कि वो दरख्वास्त देना चाहती हैं NCCIA को, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, वो दरख्वास्त देना चाहती हैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को जो बन चुका है, तो उनको हम मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि उनको ये दोनों ऑप्शंस काबिल कबूल नहीं हैं, वो कोई सरकारी कार्रवाई नहीं चाहती क्योंकि वो इन कवानीन को तस्लीम नहीं करती। मैंने फिर भी ऑफर किया कि हम इस पे एक्शन लेते हैं, नोटिस लेते हैं। मैंने पब्लिकली उस बंदे को कॉल आउट किया जिसका वो अकाउंट था, जिस पे इनके खिलाफ एक जाली वीडियो पोस्ट की गई थी, और उस पर मैंने अपनी सॉलिडारिटी का इजहार किया बेनज़ीर शाह साहिबा के साथ और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। आज सुबह उस अकाउंट ने बेनज़ीर शाह साहिबा से माफ़ी मांगी है, हमारे से भी माजरत की है और अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा है कि ये किसी की भी इज़्ज़त इस तरह उछालना मुनासिब नहीं है और अफसोस है और माजरत है और ये नहीं होना चाहिए था। उस अकाउंट ने पब्लिकली माफ़ी मांग के अपने रवैये पर शर्मसारी का इजहार किया है और उस ट्वीट को डिलीट किया है। तो बेनज़ीर शाह साहिबा अगर चाहेंगी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। वो राब्ते में तो नहीं है, मगर ट्विटर के ज़रिए जब मैंने पोस्ट किया कि जो बेनज़ीर शाह साहिबा के ख़िलाफ़ एक पोस्ट की गई वो अफसोसनाक, शर्मनाक और बहुत काबिल मज़म्मत है, तो उसके ऊपर उन्होंने ट्विटर पर ही रिप्लाई किया कि नोटिस आपने लिया, अच्छी बात है, मगर मैं इन कवानीन में यकीन नहीं रखती। इस पर यह पोजीशन है। और शाहजेब खानज़ादा वाले इशू पे देखिए, ये अब ट्रेंड बंद होना चाहिए कि कोई फैमिली के साथ जा रहा है, आप पीछे उसके चले जाएं बदतमीज़ों की तरह, मुंह उठा के, ना किसी ने पूछा ना बुलाया। कल को अगर किसी ने वहीं पे दुर्गत बना दी मौके के ऊपर, तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे? गुड ऑफ शाहजेब खानज़ादा के उन्होंने एक्शन मौके पे नहीं लिया, मगर ये साहब गुजरांवाला के रहने वाले हैं और रियल एस्टेट एजेंट हैं ओंटारियो कनाडा के अंदर। तो देखिए बात ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कल को भुगतना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को ज़दोकोप करें, किसी के पीछे जाएं ऐसे, और ये बड़ी देर से डिबेट चल रही है। दिस हैज़ टू स्टॉप। ऐसे इकबाल साहब के साथ मोटरवे पे हुआ, उस फैमिली ने माफ़ी मांगी। मेरे साथ एक जगह हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी, माजरत की। तो ये बाद में लोगों को रियलाइज़ होता है जब उनके खिलाफ एक्शन होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। रेस्ट अश्योर्ड, शाहजेब खानज़ादा वाला इशू विल नॉट डाई डाउन। इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। और वहाँ पे तो अब लोग बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुजरांवाला में। हमने बड़ी रोका हुआ लोगों को कि ये काम हमने नहीं करना। हैविंग सेड दैट, इसके ऊपर हुकूमत की भरपूर तवज्जो है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो जर्नलिस्ट के जो मर्जी व्यूज़ हों, एंड जिस तरह बेनज़ीर शाह साहिबा के हवाले से मैंने बात की, हमने भरपूर उसमें किरदार अदा किया है। और इसी तरह शाहजेब खानज़ादा वाले इशू पे भी वी आर फुली विजिलेंट और इस मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे। राइट, थैंक यू सो मच अताउल्लाह तारड़ साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। बात कर रहे, गुफ्तगू सुन रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मार्का हक में बदतरीन नाकामी के बाद भारतीय अस्करी क़यादत में शदीद दबाव है। मोदी सरकार की इंतहा पसंद सोच के प्रेशर में अब भी भारतीय फौजी क़यादत फिल्मी डायलॉग बोलने पर मजबूर हो गई है। कभी जंग के 3 महीने बाद 7 तैयारे मार गिराने का दावा किया जाता है और कभी दहशतगर्दों का राग अलापते नजर आते हैं। इस सिलसिले की एक और कड़ी भारतीय आर्मी चीफ का ताज़ा तरीन बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि मई जंग सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। दिलचस्प बात है कि एक तरफ यह दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ यह एतराफ़ भी किया गया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। यह तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट, नासमझी और अदम तैयारी का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ दरअसल अपनी खिफ़त मिटाने और अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सजाए मौत के फैसले भारत के लिए एक और बड़ा धचका साबित हुए हैं, जिसकी वजह से मोदी की रियासती सरपरस्ती में इलाकाई तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। क्योंकि बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार देकर सजाए मौत का फैसला दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। चिश्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। भारतीय आर्मी चीफ के मुज़क्किर खेज़ बयानात को आप किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने इन्वाइट किया।
देखिए, ये मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही कि वो किस तरफ अपनी डाइवर्जन करना चाह रहे हैं अपने नैरेटिव को, या लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। एक तरफ वो बेबसी का मुजाहरा करते हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को थ्रेट करते हैं। बेबसी का उनका ये आलम है कि उनके एयर चीफ ने 9 जनवरी को इसी साल कहा था कि मुझे और जहाज चाहिए ताकि मैं रेलिवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपनी खौफतादी कर सकूं। फिर उनका 30 मई का सून आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट आप उनका एक बयान देख लें जो पब्लिक सेमिनार में कह रहे हैं। मैं कोई इनका इंडोर मैन नहीं बात कर रहा थी, जो उन्होंने कही। पब्लिक सेमिनार में कहते हैं कि जब मैं साइन करता हूँ एग्रीमेंट, तो मुझे इस एग्रीमेंट साइन करते हुए किसी भी वेपन्स का, मिसाइल का, तो मुझे पता होता है कि ये डिलीवरी जो डेट लिखी है ये रियलिस्टिक नहीं है, टाइम पर डिलीवरी नहीं होनी, मैं फिर भी साइन कर देता हूँ। तो ये एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अनकम्फर्ट जो उनको नजर आती है, वो जब पब्लिक में आप कहते हैं तो वो ट्रिकल डाउन करती है टू द लोअरेस्ट। सोल्जर हो, सेलर हो, एयरमैन हो, सबको आप अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। तो एक तरफ वो कहते हैं हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। मुझे ये नहीं आज तक समझ आ रही कि फिर आपने क्यों रोकी थी मई की जो कॉन्फ्लिक्ट था। आप तो जीत रहे थे, आप तो हमें सबक सिखाने ही वाले थे, और फिर ऑफेंस आपने लॉन्च किया था, हमने नहीं सेंस किया था। जो ऑफेंस साइड वासी साहब लॉन्च करती है उसमें एक वॉर ट्रॉफी दिखाने की ऑब्लिगेशन होती है। अपने लोगों को दिखाना होता है कि हमने जंग इसलिए मुसल्लत की पाकिस्तान पर, और हमारी ट्रॉफी ये है, हमने ये सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को मजबूर कर दिया, माफीनामा लिखवा लिया, क्या करवाया। और अगर वो नहीं लिखवाया तो बंद क्यों की थी। और अगर ये सब कुछ हो गया था तो अब क्या नया लाएंगे जो आप कह रहे हैं कि अब हम सबक सिखाएंगे, अब हम रोकेंगे नहीं। तो आपको किसने पहले कहा था कि रोकने। तो ये इतने ज्यादा तजादात हैं उनकी अपनी कन्विक्शन में, अपनी विल टू फाइट में, अपनी तैयारी का खुद वो बता चुके हैं। उनके जो CDS चौहान साहब हैं सिंगापुर में, जब उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि हमारे कोई टैक्टिक्स फॉल्टी थे 6 और 7 की रात को, फिर हमने इम्प्रूव किए, फिर 10 तारीख को हमने कम बैक किया और 2 दिन किए, तो ग्राउंड रहे 8 और 9 को। तो ये मुझे खुद नहीं क्लैरिटी कि उनकी तैयारी नहीं है, लोगों को एक जान खेजी और हाइप में क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के जहनों में, और फिर कॉम्प्रोमाइज करके यूटर्न लेते हैं। और फिर सबसे बढ़कर, जैसे मैंने कहा कि पब्लिक में अपनी हेल्पलेसनेस का कन्फेशन करते हैं। पाक फिजाइया मैं कई दफा जा चुका हूँ, बेसिस पर जाता हूँ, उनके सरबराह से मिलता हूँ। यहाँ पे ना कोई हेल्पलेसनेस है, एक अर्जेंसी है, एक एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटी है, लोगों के दिल में एक पैशन है टू रीच द गोल। और यहाँ वो बेबसी कहीं भी नजर नहीं आती, हर चीज की टाइमलाइन है और वो उस पर पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सेल्फ आपके डिफीटेड माइंडसेट होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि उनको क्या उससे अचीव करना चाहते हैं। वो तो ट्रिकल डाउन टू द लोएस्ट रैंक होता है भाई साहब। अगर आपने चिश्ती साहब ज़ाहिर यकीनन देखा होगा, ये इससे पहले जो भारतीय CDS हैं वो भी अपनी असलाह असास कंपनियां जो हैं उनको हुब्बुल वतनी के वास्ते देकर वक्त पर हथियार डिलीवर करने की बातें कर चुके हैं। वो जिसका आपने अभी हवाला भी दिया कि वहाँ पर एक तरह का पैनिक है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये फ्रस्ट्रेशन दो सूरतें हो सकती हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में हमारे सामने 2 सूरतें आ सकती हैं। एक तो ये कि वो शायद अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए अपनी कंट्री में एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं क्योंकि उनको एक हजीमत का सामना उठाना पड़ा, या फिर वो किसी मिस एडवेंचर की जानिब जाने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस? देखिए, दोनों बातें ठीक हैं। वो पहली बात इसलिए ठीक है कि उनके एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। इलेक्शन कैंपेन हुई है, ठीक है, वो जीत गए, हमारे लिए अच्छा हो गया, उस सेंस में अच्छा हो गया कि वो जीत गए। अगर वो हार जाते तो उन्होंने कहना था अगले 6 महीने में 4 इलेक्शन और आ रहे हैं 5 के, तो वो कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर दे कि मैंने तो रीगेन करना है अपना बैलेंस, मैंने तो एक रेलेवेंस करनी है अपने बयानिए की। तो अगर वो जीते तो उनको ये एश्योरेंस, एक और नशा लग जाएगा कि मेरा बयानिया बहुत बिका है, और अगर इसका मतलब एंटी पाकिस्तान स्टैंस जो है वो बड़ा कामयाब रहता है। और आप एग्री करेंगे, आप इतने अच्छे से इलेक्शन कवर कर रहे होंगे इंडिया के, तो आप एग्री करेंगे कि ये यूनिक मुल्क है जो पाकिस्तान इतने गुना छोटा है, फौज हमारी छोटी है, इकोनॉमी हमारी छोटी है, रकबा हमारा छोटा है, लेकिन इलेक्शन जीतते वक्त पाकिस्तान का खौफ दिलाना बड़ा जरूरी समझा जाता है। पाकिस्तान का कोई इलेक्शन उठाकर देख लें, हमारे अपने मसले बहुत सारे हो सकते हैं, वो लिस्ट डाउन कर सकते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिशियन ने, मेरा नहीं ख्याल आज तक ये कहा हो कि हिंदुस्तान से हमें खतरा है, अगर मुझे जिताएंगे तो मैं हिंदुस्तान से बदला लूंगा या यूटिलाइज कर दूंगा, ये कर कभी नहीं हुआ। हम छोटा मुल्क होने के बावजूद इतने रेलेवेंट रहते हैं उनके इलेक्शन में, ये बड़ा अनयूजुअल है। दुनिया में इलेक्शन इस तरह नहीं लड़े जाते। पहली बात जो आपने कही कि वो एक रेलेवेंस गेन करते हैं इलेक्शन पे। दूसरा जो आपने कहा मिस एडवेंचर करना, देखिए मिस एडवेंचर एक नीयत पर डिपेंडेंट होता है, एक काबिलियत पर डिपेंडेंट होता है। तो नीयत तो आपकी किसी वक्त भी खराब हो सकती है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन उसको बैक करना चाहिए अपनी तैयारी से, आपकी कैपेबिलिटी से, और विल टू फाइट। विल टू फाइट, आपने पिछले सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया कि विल टू फाइट का तो वही आलम है जो वो कहते हैं कि हम टैक्टिक्स भी इंप्रूव करते हैं, हमें असला भी टाइम पे नहीं मिलता। हमारे एयर चीफ ने इनके कहा, AP सिंह साहब ने जनवरी में 9 जनवरी को,
कि मुझे 40 जहाज नहीं मिले पिछले 9 सालों में से, बेजाज के जहाज। तो ये हेल्पलेसनेस तो वहां नजर आती है। तो तैयारी उनकी नहीं है। नियत कर लेने से मैं किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी जुमला मेरी तरफ से ये है कि फिर वो वॉर ट्रॉफी क्या दिखाएंगे दोबारा, जो मई में नहीं दिखा सके अब दिखा पाएंगे? क्या चीज उन्होंने अचीव कर ली है? उनके तो 2 स्क्वाड्रन जो MiG-21 के थे सितंबर में वो ग्राउंड हो गए। आप 65-70 साल नौकरी करके तो वो फेज आउट होने के बाद उनकी एयरफोर्स 45 जहाजों से 100 और माइनस थी। राइट। तो अब जरा बांग्लादेश की सूरत हाल पे बताइएगा मुझे। ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? आपको लगता है कि हसीना वाजिद को वो हैंडओवर कर देगा, या बांग्लादेश में जो है वो रिजीम चेंज की जो एक एफर्ट है वो करेगा? इसका भी जवाब दीजिएगा सर साहब ने। जी वाजिद साहब, देखिए इतना आसान नहीं होता रिजीम चेंज करना। ये रिजीम चेंज तो लोगों ने की है, हसीना वाजिद की बुनियादी तौर पर अपने दिल पर और अपने जोरे बाजू से किया लोगों ने, उनको बाहर निकाल। देखिए इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट है या ट्रीटी है कि एक दूसरे के जो क्रिमिनल्स होंगे उनको ये वापस करेंगे। एथिकली तो बनता है इंडिया का, लेकिन इंडिया ने ये मिसाल भी सेट करनी है आने वाले लीडर्स के लिए कि जो हमारी लाइन तो करेगा हम उसकी हिफाजत करते हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो उसको बीमार सेहत की वजह से या इल हेल्थ की वजह से या कोई ना कोई कानूनी नुक्ते निकाल की वजह से मेरा ख्याल नहीं है कि ये हैंडओवर करेंगे। बहाने करेंगे, एक ग्राउंड ले लेंगे, वायलेट जरूर करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर वो हैंडओवर कर देते हैं, किसी थ्योरेटिकली अगर हम थोड़ी देर ज्यूम भी कर लें कि वो हैंडओवर कर देते हैं, तो वो आने वाले बांग्लादेशी और लीडर्स को क्या मैसेज देंगे? उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास आएगा हम तो हैंडओवर कर देते हैं। तो उन्होंने लॉयल्टी शो करनी है दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए, खास तौर पर अगर कोई करप्ट पॉलिटिशियन हो या बाय फोर्स करता हो कि अगर आप हमारे साथ अलायंस करेंगे हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, फांसी की सजा हो या कोई और सजा हो, हैंडओवर भी नहीं करेंगे। मैं खुद बांग्लादेश का जब मैं सर्विस में था विजिट कर चुका हूँ, मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ, उनमें एक बहुत पॉजिटिव इमोशनल एक कनेक्टिविटी उनको नजर आती है हमको अभी भी। पाकिस्तान चाहे हमारे इख्तलाफात हो, चाहे हमने ज्यादतियां की थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इस वक्त की है, खास तौर पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने उनको एंगेज किया है। मैं खुद भी इंस्ट्रक्टर रहा, उनके जो कैडेट्स आते थे फ्लाइंग के लिए बांग्लादेश के, हम उनको करते रहे हैं मुख्तलिफ ऑफिसर्स को। तो एक वैक्यूम दोबारा इंडिया के किए हुए वजह से हमें मिला है। आई थिंक हमें इसका एडवांटेज जरूर लेना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ हसीना वाजिद को हैंडओवर करने से मसले हल होंगे या रिजीम टॉपल करने से वो कर पाएंगे। रिजीम टॉपल करना खास तौर पर इसलिए मुश्किल है कि ये लोगों की आवाज है, एंटी हसीना वाजिद। तो एंटी हसीना वाजिद जब तक लोगों का एक स्लोगन है, जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने भी जाहिर है एक लोगों में स्प्रेड आउट किया, उनके गवर्नमेंट ने किया, तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान है कि उससे छोड़कर। थैंक यू सो मच। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चशद मौजूद थे, और इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट भी जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया है, ना उसमें इनकार है ना इकरार है, मुबहम सही बयान उन्होंने दिया, क्योंकि इनके बीच में दोनों की ट्रीटी है कि इनको एक दूसरे के क्रिमिनल्स को हैंड ओवर करना होगा। आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।